आप देख रहे हैं। नया साल उम्मीदों वाला साल है। 2025 से देश दुनिया को तमाम उम्मीदें हैं। कोई युद्ध खत्म करने की आस लेकर बैठा है तो किसी की नजर शेयर मार्केट पर है। नया साल बेमिसाल हो, इसके लिए सबके अपने अपने प्लान हैं। नए साल से देश और दुनिया को क्या उम्मीद है, देखिए हमारी खास पेशकश 2025 से उम्मीदें। उम्मीदें 2025। एक देश एक चुनाव पर होगा फैसला। 2024 अपने अंजाम पर पहुंच गया है और अब आगाज हो रहा है नए साल यानी 2025 का। नया साल है तो नई चुनौतियों का आगाज भी है। देश विदेश से लेकर अर्थव्यवस्था और खेल, हर मोर्चे पर दुनिया भर के लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। सबकी अपनी अपनी उम्मीद है, लेकिन नए साल पर कुछ ऐसे बड़े मुद्दे और फैसले होने वाले हैं जिन पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है एक देश एक चुनाव का, जिस पर भारत सरकार ने अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने साल बीतते बीतते विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़ा एक अन्य विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसे चर्चा के लिए जेपीसी को भेजने पर सहमति बनी। जहां पक्ष विपक्ष के सांसदों की एक कमेटी इस पर चर्चा करेगी, जहां मंथन के बाद ऐसे में माना जा रहा है कि 2025 में संसद में इस विधेयक को कानूनी अमली जामा पहनाने की दिशा में काम हो सकता है। जिस तरह से एनडीए सरकार इस विधेयक को लेकर पूरी तरह एकजुट और तत्परता से नजर आ रही है, उससे यही लगता है कि विधेयक को 2025 में संसद के पटल पर पास कराने की पूरी तैयारी है। वैसे इस विधेयक पर सहमति बन जाने पर देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकेंगे। इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ कम हो जाएगा, जो देश हित में होगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिसमें कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो चुनावी खर्च एक ही बार होंगे, जिससे पैसे बचेंगे और साथ ही काफी समय भी बचेगा। लोगों को फायदा होगा, देश का फायदा होगा। समान नागरिक संहिता की तैयारी, यूसीसी यानी समान नागरिक कानून। आजादी के बाद से ये मुद्दा हमेशा से देश के सबसे चर्चित टॉपिक्स में से एक रहा। इसको लेकर जब भी बात आई तो सरकारें इस ज्वलंत मुद्दे में हाथ डालने से पहले ही पीछे हटती नजर आई, जिसके चलते हर बार इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन 2024 में जिस तरह इस दिशा में कदम उठाने शुरू हुए, उससे उम्मीद बंधी है कि 2025 में इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। और इसकी शुरुआत जिस राज्य ने की है वो है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इस बिल को लेकर बेहद तेजी दिखाते हुए इसे विधानसभा के पटल पर न सिर्फ रखा, बल्कि इसको कानूनी रूप भी दे दिया, जिसे जनवरी 2025 में लागू किया जा सकता है। जिसके बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। अनुमान है कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर विचार कर सकती है, जिसके तहत विवाह, तलाक, गोद लेने और अन्य कानूनी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। उत्तराखंड के बाद इसे देश भर में लागू करने की दिशा में भी कदम उठने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र में दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि बीजेपी की सरकार देश के हर राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करेगी। मतलब साफ है कि 2025 वो साल हो सकता है जब आजादी के 77 साल बाद सभी के लिए समान नागरिक संहिता कानून की तामील होगी।
जनगणना का इंतजार होगा समाप्त। 4 साल से सरकारी फाइलों और पचड़ों में अटकी हुई जनगणना को लेकर 2024 का अंत होते होते स्थिति साफ होती हुई नजर आई, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि 2025 में जनगणना का इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने देश में जनगणना कराने की तैयारी आखिरकार शुरू कर दी है। 4 साल के इंतजार के बाद अगले साल के शुरुआत में देश में जनगणना करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जनगणना 2025 से भारत की जनसंख्या में पिछले 15 साल में जो बड़े बदलाव हुए हैं, उसकी बड़ी तस्वीर सामने आएगी। नई जनगणना से ये जानकारी भी मिलेगी कि भारत में महिलाओं के कल्याण और जेंडर रेशियो में कितना बदलाव हुआ है। साथ ही लोकसभा की सीटों का परिसीमन करना भी संभव हो सकेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जनगणना 2025 के तहत भारत की जनसंख्या के बारे में आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जनगणना को लेकर 31 सवाल तैयार किए हैं, जो हर आम नागरिक से पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार जनगणना को लेकर राजनीति का पारा गरमाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, ताकि हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जमकर गूंजा था। ऐसे में इस बार जनगणना का फॉर्म आने पर ही पता चलेगा कि जाति का कॉलम जोड़ा गया है या नहीं। हालांकि भारत सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। वैसे जनगणना हर 10 साल पर कराई जाती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में ये नहीं हो सकी। अब कोरोना महामारी को भी खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में ये साल जनगणना का साल हो सकता है, जहां भारत आधिकारिक तौर पर चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस 2047 तक इसे विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने का लक्ष्य बनाया है। फिलहाल भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है और ये $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। 2024 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा की दर के साथ बढ़ते हुए नजर आई और 2025 में भी इसके इसी तरह बढ़ने के आसार हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में भारत जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काबिज हो जाएगा, जहां हमसे आगे सिर्फ जर्मनी, चीन और अमेरिका होंगे। इसकी वजह है हमारी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। जहां एक और दुनिया की अधिकतर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, लेकिन भारत अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। भारत साल 2024 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर रहा। इस मामले में उसने अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है। IMF का मानना है कि 2025 में भारत जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ देगा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो कारक भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं वो ये हैं कि देश 2000 के बाद से आर्थिक क्षमता के मामले में लगातार आगे बढ़ा है और इसकी जीडीपी 2022 में पहले ही यूके से आगे निकल गई है। भारत डॉलर की जगह अब अपने रुपयों का उपयोग करके 27 देशों के साथ व्यापार करता है, जो वैश्विक व्यापार में इसके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है और उसकी आर्थिक मोर्चे पर ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। 2025 तक भारत की जीडीपी $4.339 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो जापान के $4.310 ट्रिलियन से अधिक है। और तो और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 5 सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है। ट्रंप के आने से बढ़ेगी भारत अमेरिका की नजदीकी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की है और अब वो एक बार फिर व्हाइट हाउस में लौटेंगे। ट्रंप की जीत के बाद
भारत दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर आशावादी है। भारत और अमेरिका ये दोनों ऐसे देश हैं जहां एक तरफ बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। 20 जनवरी 2025 से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी दूसरी पारी शुरू करेंगे। लिहाजा भारत में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये कोई भूल नहीं है कि पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप के नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की वानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है, चाहे वो टेक्सास में हाउडी मोदी रैली हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर पीएम मोदी द्वारा उनकी मेहमान नवाजी। दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति काफी मिलते जुलते हैं, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। ऐसे में जब एक और दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं, वहां भारत अमेरिका मिलकर दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करेंगे ट्रंप। 2024 का साल दुनिया भर के लिए संकट से भरा रहा, खासकर अलग अलग मोर्चों पर युद्ध देखने को मिले, चाहे बात इसराइल की हो या फिलिस्तीन या फिर ईरान और सीरिया की। सभी जगह युद्ध की तबाही के निशान देखने को मिले। लेकिन इन सब के बीच एक युद्ध जो आज भी जारी है, वो है रूस और यूक्रेन के बीच का, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से इस युद्ध के हल होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया कि यूक्रेन में जारी जंग वो एक दिन जरूर खत्म कर देंगे। ऐसे में उनके सत्ता संभालते ही कीएव को उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की शुरुआत होते ही यूक्रेन और रूस से समझौते की बात करेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएस राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने यूक्रेन मुद्दे को लेकर अपनी बात कही। पुतिन ने कहा कि वो रूस में शांति स्थापित करने के लिए बातचीत और समझौता करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी पुतिन से केमिस्ट्री हर किसी को याद है। साथ ही ट्रंप का अपने दुश्मन देशों के साथ अनोखा अंदाज भी दुनिया भर को पसंद आया था। ऐसे में ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन का दौरा करते दिखाई दें तो अचरज नहीं होना चाहिए। बाइडेन के कार्यकाल में जिस तरह यूक्रेन को अमेरिका सहित नाटो देशों ने कैसे शह दी, ये हर किसी को याद है। इसने आग में घी डालने का काम किया। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन को युद्ध में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति देना युद्ध में एक नया मोड़ ला दिया, जिसके बाद रूस और उग्र नजर आया। लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदलने और ट्रंप के विजन को देखते हुए युद्ध के समाप्त होने की उम्मीद बंधी है। बांग्लादेश के हालात होंगे सामान्य। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रह गया। 3 बार की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना अपनी सरकार ही नहीं बल्कि अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद से जो हालात बने हैं वो 4 महीने से बदस्तूर जारी हैं। एक दक्षिण एशियाई देश जो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर चल रहा था, वहां ऐसी मारकाट मची कि सब चौपट हो गया। कोटा कानून के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कब धार्मिक उन्माद में बदल गया पता ही नहीं चला और एक पूरा देश हिंसा की आग में झुलस गया। अब डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन बांग्लादेश के भविष्य का क्या होगा इस पर अब भी असमंजस की स्थिति है। 2025 में दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर होंगी। आखिर वहां हालात कैसे होते हैं? साथ ही शेख हसीना के भविष्य को लेकर भी 2025 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।
भारत कनाडा के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। बीते साल जून में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के संबंधों में जो तल्खी देखने को मिली, उससे हर कोई वाकिफ है। ऊपर से जस्टिन ट्रूडो का भारत की ओर उंगली उठाना और भारत को जिम्मेदार बताना, इसने आग में घी डालने का काम किया। और तो और दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कह दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तल्ख भाषा में बयानबाजी हुई थी। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा से संबंध खराब होने की सबसे बड़ी वजह है ट्रूडो का खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर स्टैंड, जहां वो अलग सिख देश बनाने के उद्देश्य से हिंसक खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। यही तकरार का अहम बिंदु है। भारत कनाडा में लगातार खराब होते जा रहे रिश्तों में खटास हैरान करने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रूडो जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक रिश्तों में सुधार की गुंजाइश कम है। लेकिन इस साल कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, जहां का परिणाम काफी हद तक रिश्ते की आगे की रूपरेखा तय करेगा। टीबी मुक्त होगा भारत। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 तक का समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए लिया ये लक्ष्य 2025 तय किया है। यानी 2025 टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर सरकार के लक्ष्य की डेडलाइन है। इसी साल वर्ल्ड टीबी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर इसी बात को दोहराया था। भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि WHO के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। अब इसी साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में क्या इतने कम वक्त में हजारों साल पुरानी इस बीमारी से पीछा छुड़ा पाना संभव है? WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में टीबी के जितने मरीज सामने आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत में होते हैं। 2022 में टीबी के 27% मामले भारत में सामने आए थे। यानी 2022 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। 2022 में भारत में 28.2 लाख लोग टीबी से पीड़ित हुए। इसका मतलब हुआ कि हर 11 सेकंड में एक मरीज। वहीं टीबी से मरने वालों की संख्या 13 लाख से ऊपर रही, जिनमें 3,31,000 भारतीयों की टीबी ने जान ले ली, जो कि 2021 के 5 लाख मौत के आंकड़े से काफी कम रही। यानी भारत में टीबी से मौत के मामलों में तेजी से कमी देखी गई है। इसके अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे पूरा किया है। इतना ही नहीं, भारत में ट्रीटमेंट कवरेज भी बढ़ा है। 2019 में यानी कोविड से पहले भारत में 70% टीबी के मरीजों को इलाज मिल पाता था, लेकिन 2022 में 80% से ज्यादा मरीजों का इलाज मिल रहा है। फिर भी 2025 के अंत तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण नजर आता है। 2025 में सेंसेक्स होगा 1 लाख पार। साल 2025 के अंत तक सेंसेक्स लखपति होगा और निफ्टी 50,000 अंकों के लेवल पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि अगले 12 महीनों में निफ्टी मौजूदा लेवल से करीब दोगुना हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स 20,000 अंक ऊपर पहुंच जाएगा। यानी जोरदार घरेलू निवेश के चलते 2025 में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उभरते बाजारों में से एक हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने भी इस ओर इशारा किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारतीय शेयर बाजार दिसंबर 2025 तक 1,05,000 के आंकड़े को छू सकता है। दुनिया भर में 2024 में जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं, उस माहौल में किसी भी साधन से बेहतर रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती। 2024 के शुरू में दुनिया में माहौल अलग था। देशों के बीच तनाव के साथ महंगाई और ब्याज दरों को शीर्ष पर रखने की होड़ थी। बावजूद इसके भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 10% की बढ़त के साथ 80,000 के स्तर के ऊपर पहुंच गया। ऐसे में आने वाले साल में परिस्थितियां अगर मनमाफिक रही तो 20% रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। यानी सेंसेक्स को लखपति होने का सौभाग्य मिल सकता है। सुनीता विलियम्स की होगी धरती पर वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये दोनों शख्स तो आपको याद होंगे।
8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए ये दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 7 महीने से धरती से काफी ऊपर तैर रहे हैं। ये दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री इसी साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। बोइंग के नए स्टार लाइनर से गए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 1 हफ्ते के भीतर ही पृथ्वी पर वापस लौटना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उतरते ही स्टार लाइनर कैप्सूल में थ्रस्टर फेलियर और हीलियम लीक जैसी खामियां आ गई। इन खामियों के चलते दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी को टाल दिया गया और अब दोनों की जल्द वापसी की उम्मीद भी टूटती गई। लेकिन 2025 में दोनों की धरती पर वापसी हो सकती है, क्योंकि नासा अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए एक नए विकल्प के तौर पर स्पेस एक्स कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। स्पेस एक्स ड्रैगन एक टेस्टेड रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। इसका मतलब है कि फरवरी 2025 में सुनीता विलियम्स और विलमोर की धरती पर वापसी हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में दिखेगा टीम इंडिया का दम। बात 2025 की उम्मीदों की कर रहे हैं और खेल की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। और जब भारत की बात हो तो फिर क्रिकेट का जिक्र होना लाजिमी है। खासकर 2024 की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम इंडिया से उम्मीद बंधी है एक और ट्रॉफी की। जी हाँ, इस साल भारतीय टीम के पास मौका होगा चैंपियंस ट्रॉफी पर तीसरी बार कब्जा जमाने का। फरवरी मार्च में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई में होंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों को देखते हुए पाकिस्तान जाने से भारतीय टीम ने साफ मना कर दिया है। जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे थे। पाकिस्तान से मेजबानी छीनने तक की नौबत आ गई, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि भारत उनके देश में खेले, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई के कड़े रुख के आगे पीसीबी को झुकना पड़ा और पाकिस्तान की किसी तरह फजीहत होने से बची। खैर, मेजबानी का विवाद खत्म होने के बाद अब सबकी नजर फरवरी मार्च पर है, जब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया के रणबांकुरे चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियनशिप पर अपना दावा ठोकेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।